हेलो गाइस, मैं हूं ओमजी दीक्षित और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस बाय ओमजी दीक्षित। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि एक वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पे आपकी एक हेडिंग पड़ी हुई है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। तो एक वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वो तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है। फर्स्ट है लेंथ, यानी कि वायर की लंबाई। इसको हम स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं, मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है और यहाँ से आपका स्मॉल एल से रिप्रेजेंट किया गया है वायर की लंबाई को। यदि आपका वायर जो है लंबा होगा तो उसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, और अगर आपका वायर छोटा होगा तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो सिंपली इसको हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यदि हम वायर की लंबाई को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, और अगर हम वायर की लंबाई को कम करेंगे तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा। इसको अगर हमें मैथमेटिकल टर्म में लिखना है तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L। सेकेंड फैक्टर आपका आता है क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी कि वायर की मोटाई। क्रॉस सेक्शन एरिया को हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे डायग्राम में भी आपका क्रॉस सेक्शन एरिया ए को रिप्रेजेंट किया गया है। ये आप देख सकते हैं, जो ये एरिया दिया गया है, वायर की जो मोटाई दी गई है, ये कैप का क्रॉस सेक्शन एरिया ए। अगर आपका जो वायर है, अगर वायर आपका मोटा होगा तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो कम होगा, और अगर आपका वायर पतला है तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो सिंपली इसको हम इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, अगर हम वायर की मोटाई को बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और वायर की मोटाई को अगर हम कम करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। और अगर हमें इसको मैथमेटिकल टर्म में लिखना है तो लिख सकते हैं, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्रॉस सेक्शन एरिया। उसके बाद जो थर्ड टर्म आता है उसको बोलते हैं नेचर ऑफ मटेरियल, या फिर आप कह सकते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। अब ये रेजिस्टिविटी क्या होती है ये हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि जो रेजिस्टिविटी है ये कांस्टेंट टर्म होती है, और ये कंडक्टर के मटेरियल पे डिपेंड करती है, और इसको रो साइन से डिनोट करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं अब, जो हमारा फर्स्ट फैक्टर दिया है, सेकंड फैक्टर दिया है, तो हमारे पास यहाँ पे टू मैथमेटिकल टर्म्स आ गई। एक तो हमारी आ गई R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L, और सेकंड आ गई R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्रॉस सेक्शन एरिया। अब इन दोनों को अगर हम एक साथ लिखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्मॉल l अपॉन a। तो अब जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी के मार्क को हटाएंगे तो इसके लिए हमें एक कांस्टेंट टर्म की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो हमारा कांस्टेंट टर्म हो जाएगा रो, यानी कि रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। तो यहाँ से आपका रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो आ जाएगा R इज इक्वल टू रो इंटू L अपॉन ए, राइट। तो यहाँ पे R क्या है आपका रेजिस्टेंस, रो क्या है आपकी रेजिस्टिविटी, L है आपका लेंथ ऑफ द वायर, और ये क्या है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर, या वायर की मोटाई। चलिए अब समझते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक कि व्हाट इज रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होती है, यहाँ पे आपको डेफिनेशन दी हुई है रेजिस्टिविटी की। रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। इसका मतलब होता है रेजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो चार्जेस के फ्लो का विरोध करती है, या कह सकते हैं रेजिस्ट करती है, या अपोज कर सकती है। ऐसे ही कुछ डेफिनेशन आपने रेजिस्टेंस में भी पढ़ी थी शायद। लेकिन जो रेजिस्टेंस है वो कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, और जो आपकी रेजिस्टिविटी है ये उस कंडक्टर के मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। अगर आपको समझना है तो उसके लिए मैं एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक हमने कॉपर वायर ले लिया, तो रेजिस्टेंस जो है वो वायर का होगा, जो वायर की लंबाई और मोटाई पे डिपेंड करेगा, और अगर उस वायर की लंबाई या मोटाई में कोई चेंज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी आपका चेंज हो जाएगा। लेकिन जो रेजिस्टिविटी है वो कॉपर की होगी, ना कि वायर की। जो वायर की लंबाई और मोटाई में चेंज करने पर रेजिस्टिविटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। तो अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ था, R इज इक्वल टू
रो इंटू एल अपॉन ए। तो यहां से अगर हमें रजिस्टिविटी का फॉर्मूला निकालना है तो हम लिख सकते हैं यहां से रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। और अगर हम यहां पे एल को 1 ले लें, एल इज इक्वल टू 1 मीटर, और क्रॉस सेक्शन एरिया को भी 1 मीटर स्क्वायर ले लें तो क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू आर। तो इसी मैथमेटिकल टर्म में आपकी यहाँ पे सेकंड डेफिनेशन लिखी हुई है। क्या दिया हुआ है, रजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज द रेजिस्टेंस of a wire of that material of unit length and unit cross section area। यहाँ पे इसका मतलब होगा मटेरियल की रजिस्टिविटी उसी मटेरियल के उस वायर का रजिस्टेंस है जिसकी लंबाई 1 मीटर और मोटाई 1 मीटर स्क्वायर है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट रजिस्टिविटी। इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, रजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल डिपेंड्स ऑन इट्स नेचर एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। यानी कि किसी भी मटेरियल की रजिस्टिविटी उसके टेम्परेचर और नेचर यानी कि तापमान पर डिपेंड करती है। आपका जो सेकंड पॉइंट दिया हुआ है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर। यानी कि जो आपकी रजिस्टिविटी होती है वो कंडक्टर के शेप एंड साइज पे डिपेंड नहीं करती है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका था कि कंडक्टर की लंबाई और मोटाई को चेंज करने में रेजिस्टेंस में चेंज आएगा, लेकिन रजिस्टिविटी में आपको कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। चलिए अब कुछ हम तड़कते फड़कते क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दिया गया है कि एक कॉपर वायर है जिसकी लंबाई 2 मीटर है, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर है और उसका रेजिस्टेंस 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 ओम है। तो आपको कॉपर की रजिस्टिविटी कैलकुलेट करनी है। तो सॉल्व करिए, ठीक है, जल्दी से आंसर बताइए। कर लिया आप लोगों ने ट्राई। चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ था रजिस्टिविटी का। क्या फॉर्मूला था, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। तो इसी फॉर्मूले का यूज करके हम ये क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। आर की वैल्यू हमारी दी गई है 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। यहाँ पे एरिया ए की वैल्यू दी हुई है हमारी 1.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 और यहाँ पे लेंथ दी हुई है 2 मीटर। 2 से 2 हमारे कट हो जाएंगे तो आंसर आ जाएगा 1.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8। अब यहाँ पे इसकी यूनिट क्या होगी हमें ये समझना है। यूनिट हमने नहीं बताई थी आपको, तो यहाँ समझ लेते हैं इसकी यूनिट क्या होगी। देखिए यहाँ पे अगर बात करें रेजिस्टेंस यूनिट क्या होती है, ओम, राइट। और यहाँ पे एरिया यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। लेंथ यूनिट क्या होती है, मीटर। तो मीटर से स्क्वायर कट जाएगा, क्या हो जाएगा, ओम मीटर। तो जो आपकी रजिस्टिविटी हो गई वो क्या आ गई, 1.7 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 6 ओम है। उस वायर को फोल्ड करके हम डबल कर लेते हैं तो वायर का नया रेजिस्टेंस क्या होगा। चलिए जल्दी सॉल्व करके मुझे बताइए क्या होगा इसका आंसर। बिल्कुल सही जवाब, आंसर आएगा 1.5 ओम। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ था रेजिस्टेंस का, R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। तो यहाँ पे R की वैल्यू क्या दी हुई है, 6 ओम। तो वैल्यू पुट कर देते हैं तो 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इंटू एल अपॉन ए। अब क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि फोल्ड करके वायर को डबल कर देते हैं। जब हम फोल्ड करके वायर को डबल करेंगे तो क्या होगा, उसकी लंबाई है वो हाफ हो जाएगी और मोटाई क्या है, डबल हो जाएगी, राइट। तो फोल्ड करने के बाद क्या होगा, आपकी जो न्यू लेंथ होगी वो कितनी आ जाएगी,
न्यू लेंथ को हम लोग यहाँ मान लेते हैं एल डैश। कितनी हो जाएगी? जस्ट हाफ फोल्ड करने के बाद, और फोल्ड करने के बाद जो आपका न्यू मोटाई की बात करें या कहें क्रॉस सेक्शन एरिया, इसको मान लेते हैं हम लोग ए डैश। तो ये कितना हो जाएगा? 2a। तो नया हमारा फोल्ड करने के बाद लंबाई आ गई l/2, क्रॉस सेक्शन एरिया आ गया आपका 2a, राइट। तो हम फिर से फॉर्मूले का यूज करेंगे आफ्टर फोल्डिंग। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नया रेजिस्टेंस मान लिया हम लोगों ने r डैश, तो r डैश इज इक्वल टू रो इंटू एल डैश अपॉन ए डैश। रो में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि आपका जो वायर है वो तो कॉपर का ही बना हुआ है। लंबाई में चेंज किया है हमने और मोटाई में चेंज किया है, तो रजिस्टिविटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमें न्यू रेजिस्टेंस निकालना है, तो r डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो की वैल्यू यहाँ पे हमारी रो रख दिया है, एल डैश की वैल्यू क्या हो गई? l/2, और यहाँ पे ए डैश की वैल्यू क्या आ गई? 2a, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा r डैश इज इक्वल टू 1/4 इंटू रो इंटू एल अपॉन ए, और यहाँ पे रो इंटू एल अपॉन ए की वैल्यू कितनी दी हुई है? 6। तो r डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई 6, तो r डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 1.5 ओम। क्लियर है दोस्तों? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक के काले बटन को नीला कर देना, वीडियो को शेयर कर देना दिल करे तो, और अपनी प्यारी प्यारी बातों को कमेंट में भाई ज़रूर बताना। और मेरे जो नए मेहमान हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।